नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और ये हमारी यूनिट 4 पार्ट 2 है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा जाकर देखिए। हम आपको पढ़ा रहे थे पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, यानी नेतृत्व में क्या क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, दिखाएंगे आपको। डीएसएस में बहुत क्वेश्चन बने और पीआरटी में पूछे जाते हैं, केवीएस में। नेतृत्व सिद्धांत क्या कहता है, ये देखिए क्या की व्याख्या करता है। नेतृत्व सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कुछ लोग कैसे और क्यों नेता बनते हैं, यानी उनके नेता बनने का कारण क्या है और एक किस तरीके से नेता बने। इस चीज़ को कौन बताता है? नेतृत्व का सिद्धांत। साथ ही बताएगा कि उन लोगों के लक्षणों व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें लोग नेतृत्व के लिए यूज करते हैं। ये सोच ध्यान लेकर जाएगा हमारा, जो लोग नेतृत्व के लिए यूज करते थे भाई, उनके बोलने का तरीका क्या है, उनके व्यवहार करने का तरीका, उसको हमारा ध्यान केंद्रित करता है कौन? नेतृत्व का सिद्धांत। आगे क्या फिर? अच्छे नेतृत्व के लिए मजबूत नैतिकता और उच्च नैतिकता का मानक होना चाहिए, यानी आपके ना आपके अंदर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नई चीज़ों को खोज करने की, आपके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला देखिए क्या है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति या संगठन की क्षमता को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों, टीमों या संगठनों को लक्ष्य पूर्ति करता रहता है। वह नेतृत्व क्या दिखाता? नेतृत्व दिखाता है ये लोगों का संगठन होता है एक, जो कब तक रहता है जब तक कि उन्हें लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, यानी अब रैली निकाल रखी राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या लोग उससे जुड़े, आपस में क्यों जुड़े हैं? ताकि वे अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। लक्ष्य क्या है कि वे भाई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, पूछा जाएगा कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, पहला आकस्मिकता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि अगर जो सफल होना है ना, नेता का सफल होना सिर्फ उसकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वातावरण, संस्कृति और प्रबंधक आदि अन्य कारक भी होते हैं जिसके कारण नेता सफल हो पाता है, नेतृत्व सफल हो पाता है। ये था आकस्मिकता का सिद्धांत। आगे लेन देन का सिद्धांत। ये क्या होता है कि यह नेतृत्व की शैली का एक हिस्सा है जो पर्यवेक्षण, संगठन और प्रदर्शन पर केंद्रित होता है। ये किस पर निर्भर करता है? आपके प्रदर्शन पर, कि आप किस तरह के बिहेव करते हो, आपका क्या प्रदर्शन रहा है। फिर परिवर्तनकारी सिद्धांत क्या होता है कि यह लोगों के अंदर चेंज लेकर आता है, बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा, जिससे कि लोगों की सोच बदल जाएगी। जैसे मोदी जी आए थे, मोदी जी लोगों की सोच बदल दी थी ना, इसलिए मोदी को वोट पड़ी थी। ठीक है, अगर राहुल गांधी सोच बदले तो राहुल गांधी को वोट पड़ेगी। तो एक परिवर्तनकारी सिद्धांत। तो इस शैली में नेता कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं, बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि एक बहुत बड़ा बदलाव आ सके। इसमें 4 कारक माने जाते हैं, इसके 4 आई के रूप में जिन्हें जाना जाता है। क्या क्या? आदर्श प्रभाव, प्रेरणा, फिर आपका बौद्धिक उत्तेजना और व्यक्तिगत विचार। आगे देखिए, परिवर्तनकारी नेता एक दूसरे और संगठन को संपूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए दूसरों को रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना संगठन देने के लिए और अपनी बात को सक्सेस करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं? रूपांतरण, यानी चेंजेबल फोर्स करते हैं, चेंज करने के लिए अपनी बातों को, सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब निर्देशात्मक नेतृत्व सिद्धांत होता है 4th। इसमें क्या है? यह प्रभावशाली नेता का गुण होता है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य कर दूसरों के लिए एक मिसाल बना देते हैं। जैसे जी क्या थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी गए, ठीक है, अब वे मर जरूर गए, लेकिन लोग क्या, लोगों के लिए, लोग उनके मिसाल देते हैं, लोग वे लोगों के लिए मिसाल है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर निर्देशात्मक नेतृत्व का गुण था। ठीक है, वे ईमानदार से काम करते थे, सत्यनिष्ठा से काम करते थे, इसलिए इस तरह से लोग दूसरों को एग्जाम्पल देंगे। फिर निर्देशात्मक नेतृत्व आमतौर पर स्कूल के प्रधानाचार्यों से जुड़ा होता है, जो पाठ्यक्रम, बजट और शेड्यूलिंग का प्रबंधन करते हैं। और यहाँ से तो भाई 100% क्वेश्चन आएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। तो लिथुड और ड्यूवेक, इसने क्या किया था? स्कूलों के बारे में बताया था। दोनों ने 1999 में स्कूल नेताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया। उन्होंने क्या बताया? देखो कि एक तो निर्देशात्मक नेतृत्व होता है, एक परिवर्तनकारी होता है, एक आपका नैतिक नेतृत्व, एक सहभागी नेतृत्व जो मिलकर काम करते हैं हम, और एक आकस्मिक नेतृत्व होता है। इसने 5 बताए, इसने 5 तरीके बताए नेतृत्व के लिए। ठीक है जी। और ये देखिए विद्यालय विकास योजना 100% क्वेश्चन आएगा आपका। डीएसएफ में इतने क्वेश्चन बने हैं, पूछो मत। 2022 में साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो देखिए विद्यालय विकास योजना होती क्या है? ये होते हैं तो विद्यालय के विकास के लिए काम करती है। इसे कौन तैयार करते हैं? एसएमसी तैयार करती है। आपको बता दूं एसएमसी क्या होता है? एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है जी, ये आरटी के द्वारा बनाई जाती है, आरटी 2009 के द्वारा बनाई गई थी। और ये किसका चयन करते हैं? विकास योजना बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं डिटेल में क्या क्या है इसमें विद्यालय विकास योजना में। आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना विद्यालय प्रबंधन समिति का कर्तव्य होता है। ये लिखना ना आप है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये क्या? ये तो तुम्हारा एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये बना तैयार करती है इसको। इसका क्या कार्य है कि वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कम से कम 3 महीने पहले एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर देती है, ये विकास योजना तैयार कर देती है। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी, जिसमें 3 वार्षिक अप योजनाएं शामिल होती है। उन कार्रवाइयों को निर्धारित करता है जो एक स्कूल विद्यार्थी के परिणामों को बेहतर करने के लिए प्रयोग करता है। इसमें कौन सी योजनाएं शामिल होती है कि कैसे विद्यार्थी है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए, उसके परिणाम को कैसे सुधारा जाए, इस पर कार्य करती है। और ये लगभग 3 वर्ष की उप योजनाएं होती है, छोटी छोटी 3 योजनाएं होती है इसके अंदर। बनाता कौन है इसको? एसएमसी बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है, एसएमसी बनाती है इसको। स्कूल विकास योजना स्कूल समुदाय द्वारा स्कूल के काम को दिशा निर्देश देने के लिए एक प्रक्रिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। यह क्या होता है? विद्यालय विकास योजना ये है कि विद्यार्थी की गुणवत्ता की जांच करते हैं, विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, यह स्कूल के विजन और मिशन दोनों को दर्शाती है। अब देखिए विद्यालय विकास योजना क्या महत्व, देखिए क्या महत्व है इसका। यह क्या करती है? यह आपकी
सहव्यवस्थित होती है, साथ ही स्व मूल्यांकन के लिए यूजफुल होती है कि आप कैसे योजना करेंगे, कैसे उनको अप्लाई करेंगे। फिर क्या है, स्कूल के प्रभावशीलता को बढ़ाती है और दृष्टिकोण विकसित करते हैं बड़े स्तर पर कि स्कूल कहाँ जा रहा है, कैसे कार्य कर रहा है। तीसरा, एक सकारात्मक वातावरण बनाते बच्चे, जिससे बच्चे के भविष्य को सुधारा जा सके, बच्चे के रोजगार के लिए, मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, स्कूल विकास योजना बच्चों के अनुकूल होती है, बाधा मुक्त होते सुरक्षित होती है, इस तरीके से कार्य करती है। फिर आगे देखिए क्या है, शिक्षक और माता पिता के बीच क्या करती है, एक सामंजस्य स्थापित कर देती है, जिससे कि लोग एक दूसरे विचार साझा करें और बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा, इन चीज़ों पर विचार किया जा सके। ये होते हैं इसके महत्व। आगे क्या देखिए, विद्यालय विकास योजना प्रक्रिया क्या होती है, समीक्षा कैसे समीक्षा की जानी चाहिए कि हमें क्या क्या दिक्कत रही है, क्यों बच्चों को बच्चे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे, इस तरीके से ये व्यवस्थित होते विश्लेषण किया जाता है इसके द्वारा। स्कूल और पाठ्यक्रम और संगठन शामिल होता है। फिर आता है विद्यार्थियों की आवश्यकता और शक्तियों, कमियों, चुनौतियों और अवसरों की पहचान की जाती है। इसमें विद्यालय की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारण किया जाता है, यह होता है विश्लेषण करना। फिर डिजाइन, यानी पाठ्यक्रम किस तरह से डिजाइन किया जाए बच्चों के अनुसार। फिर इसका कार्य हम इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। हमने कुछ लागू तो कर दिया, हमने बता दिया भाई आरटी में हमने बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, 25% सीट होगी, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी वो होती है, इसकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। और साथ ही निगरानी करना कि भाई अच्छे से कार्य हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर है मूल्यांकन क्या जान चाहिए, बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ तक प्राप्त किया, सब किसके कार्य है, ये होता है स्कूल डेवलपमेंट, SDP के कार्य है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान के कार्य है सभी। और देखें SMC, ये आ गया ना, SMC क्या, SMC के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। SMC मुख्य रूप से स्कूल विकास योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये क्या करती है, SMC देखते हैं कि वर्तमान स्थिति स्कूल की क्या है, उसके लक्ष्य उद्देश्य क्या, उनको निर्धारित करते हैं, उन्हें प्राप्त करने में हेल्प करती है। आगे देखिए क्या, फिर SMC को स्कूल का बुनियादी ढांचा, शिक्षण उपकरण, छात्र का नामांकन, उपस्थिति, शिक्षक की उपलब्धता आदि की समीक्षा और रिकॉर्ड देखना चाहिए। ये पूछा जाता है कि SMC का कौन सा कार्य है, तो क्या क्या करता है वो, बुनियादी ढांचा देखती है, शिक्षण उपकरण देखती है, छात्र नामांकन देखते हैं, उपस्थिति देखते हैं, शिक्षक की उपलब्धता आदि देखते हैं, रिकॉर्ड देखती है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही 4 ऑप्शन देते हैं कि कौन सा कार्य नहीं है। आगे देखिए, SMC को कार्य योजना बनाने और लिखित रूप में SDP का मसौदा तैयार करने में स्कूल की मदद करनी चाहिए। और क्या, स्कूल तक पहुंच 1 किलोमीटर में प्राइमरी, 3 तक अपर प्राइमरी। स्कूल कवरेज क्या है, क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में भी ध्यान केंद्रित करना। भौतिक ढांचा क्या, अच्छी कक्षा हो, संसाधन हो, मध्याह्न भोजन हो, लड़के लड़कियों के अलग अलग शौचालय हो, ये सभी। फिर क्या, टीचर स्टूडेंट का रेशियो पता होना चाहिए कि 30:1 और 35:1 होता है। फिर आपका प्रतिदान, पदोन्नति और योजना, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस बारे में शिक्षा दी जाती है टीचरों को भी। साथ ही साथ देखिए आगे क्या है कि SDP के इम्प्लीमेंट मुद्दों को संबोधित करना, विभिन्न समस्याएं या मुद्दे इम्प्लीमेंट के रास्ते में आते रहते हैं। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, वे कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, यानी हमने है ना SDP प्लान तैयार तो कर दिया लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे, तो उन चीज़ों को पहचान और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रगति ठीक से निगरानी करना, पेशेवर विकास प्रदान करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, धन का आवंटन, लचीली योजना होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार चेंज कर सकें हम, ये सब चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए और क्या होता है इसमें, ये होता है आपका SWOT संगठन विश्लेषण। यह एक राजनीतिक योजना है जो कंपनियों और अन्य संगठनों को उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में अवगत कराती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कई बार SWOT और TOWS और WOTS भी कहा जाता है। स्कूल कैलेंडर क्या था, स्कूल कैलेंडर पूरे साल का हिसाब रखा जाता है कि भाई कितनी छुट्टी होगी इसमें, ठीक है, कितने दिन स्कूल खुलेगा, कितने दिन अवकाश रहेगा, किस दिन कौन सा प्रोग्राम है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एक प्रकार की सारणी होती है। स्कूल कैलेंडर तैयार करना और व्यवस्थित करना एक स्कूल प्रधान का मुख्य कर्तव्य होता है। स्कूल कैलेंडर ऐसा नहीं आपका एक दिन के लिए, एक अवधि के लिए होगा, क्या होता है एक दिन के लिए नहीं होता, पूरी अवधि के लिए होता है, जैसे पूरे साल के लिए तैयार कर दिया हमने, ठीक है जी, पूरी शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार होता है ये। और ये बहुत जरूरी है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अभी कक्षा का टाइम निश्चित हो, टाइम डेफिनेट होगा तभी तो बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, खेलने का टाइम अलग, वो सब चीज़ें, तो एक अच्छी समय सारणी बहुत ही जरूरी होती है। किस प्रकार की पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ चल रही है, ये पता होना बहुत जरूरी है। भाई खेल का अलग टाइम और पढ़ाई का अलग टाइम निकालना चाहिए सबके लिए। पूरे स्कूल का सेम टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई छोटे बच्चे जल्दी आ रहे, बड़े बच्चे लेट आ रहे हो, कुछ बच्चे दोपहर को आ रहे, नहीं, सबका एक ही टाइम टेबल होना चाहिए। और क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बात का ध्यान देना कि प्रत्येक सब्जेक्ट की उसकी महत्व के अनुसार समय सारणी होती है। किस सब्जेक्ट को कितना महत्व दिया जाता है, कौन सब्जेक्ट कितना हार्ड है, इस पर डिपेंड करता है। मान लो मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस को ज़्यादा टाइम दिया जाता है क्योंकि थोड़े सब्जेक्ट हार्ड है। देखिए क्या कहेंगे, विषय की कठिनाई स्तर पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए नहीं कि ये महत्वपूर्ण है बल्कि इसलिए कि कठिन होता है। मैथ और साइंस, इंग्लिश, इनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। समय सारणी बनाते इसमें विषयों की संख्या, विषयों का आयोजन, कठिनाई स्तर सभी को ध्यान में रखना चाहिए। पूछा जाएगा कि आपको समय सारणी बनाते इसमें किसका ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन दे देगा। किस समय सारणी बनाते इसमें विषयों की संख्या का ध्यान रखें, समायोजन का ध्यान रखें, कठिनाई स्तर का ध्यान रखें, तो इन सबका ध्यान रखना चाहिए। आगे आता आपका कि विद्यालय टाइम टेबल के डिजाइन में स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका है
सार्वजनिक उपयोगिता की कमी, यानी क्या लोगों को कम से कम वो किया जाता है प्रतिबंधित, यह समय सारणी को प्रतिबंधित कर सकता है और लोगों का कमी यूज किया जाता है, लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। पारंपरिक दृष्टिकोण क्या करता है, ये संसाधनों के उपयोग के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। जब बॉयज़ और गर्ल्स, फिर क्या विद्यालय का प्रसार क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स के अनुसार अलग अलग, शहर ग्राम के अनुसार अलग अलग, समय की मात्रा, विषय का सापेक्ष कठिनाई स्तर और थकान की घटना, ये सारी कहीं कारण इसके हो सकते हैं। आगे देखिए विद्यालय से बहुत जरूरी होता है। विद्यालय से क्या होता है, सुबह के टाइम जो परेड होती है ना, फिर सुबह के टाइम वो इसी में तो होती है, या फिर कोई नाटक करना, कुछ प्रोग्राम करना, सब कहाँ विद्यालय सभा में हो गए, तो भी जरूरी होता है। अधिकांश विद्यालयों में दिन की शुरुआत सुबह की विद्यालय सुबह से ही होती है, कि वहाँ जाकर बच्चे क्या प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या क्या कर, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, राष्ट्रगान गा सकते हैं, सारी व्यायाम कर सकते हैं, कहानी, कविता, नाटक आदि का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षक विकास मंच क्या होता है। शिक्षक विकास मंच होता है शिक्षक की स्थिति सुधारने के लिए कि शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षकों को तैयार करते हैं जो कि छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये एक विकास कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों को ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया आज रणनीतियाँ शामिल होती है। इसमें क्या होता है, टीचर एजुकेशन कोर्सेज अपडेटेड होते रहते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की इसमें सब निगरानी होती है, लगातार प्रोफेशनल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। ये होता है टीचर को सुधारने के लिए, टीचर अच्छा परफॉर्मेंस करे। ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है आप वीडियो सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।